पुराने समय में एक राज्य था सारनगढ़। सारनगढ़ एक बहुत ही समृद्ध और बड़ा राज्य था। यहाँ के लोग बड़े ही खुशहाल और मिलनसार थे। इस जगह की खास बात ये थी कि यहाँ के लोग बड़े ही शांति प्रिय और संगीत प्रेमी थे। यहाँ का हर नागरिक किसी न किसी तरह गीत संगीत से जुड़ा हुआ था। कोई सितार अच्छा बजाता तो कोई तबला, तो कोई गाने में महारथी था। इसी राज्य के राजा थे शक्तिसेन, जो अपनी रानी कलावती के साथ महल में रहते थे। रानी कलावती भी संगीत कला में बहुत ही निपुण थी। उन्हें सारंगी बजाना और गाना गाना बहुत पसंद था। दोनों का जीवन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहा था। समय बीतने के साथ साथ राजा शक्तिसेन के मन में दुनिया को देखने की लालसा उत्पन्न होने लगी। वह युद्ध में अपनी शक्ति आजमाना चाहता था, साथ ही साथ प्रतिष्ठा और सम्मान अर्जित करना चाहता था। उसने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। हालांकि रानी कलावती ने उसे समझाने की कोशिश की, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है, परंतु शक्तिसेन पर इसका कोई असर न हुआ। वो अपनी सेना को लेकर चल पड़ा। रानी ने प्यार से उसे विदा किया। शक्तिसेन अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य की तरफ बढ़ चला। शक्तिसेन और उसकी सेना कई माह तक आगे बढ़ते रहे। जिससे भी उनका सामना हुआ उसे वो हराते गए। फिर एक घाटी में पहुंचे जहां शत्रु राजा की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा शक्तिसेन की उस युद्ध में पराजय हो गई और उसके सैनिक भाग गए। राजा शक्तिसेन को शत्रु राजा ने बंदी बना लिया। रात में उसे जंजीरों से बांध कर रखा जाता और दिन में उसे खेतों में हल चलाना पड़ता। इसी तरह 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष बाद राजा शक्तिसेन अपनी रानी को एक संदेशा भेजने में सफल हुआ। उसने पत्र में लिखा कि सारे महल बेचकर और सारा खजाना गिरवी रख के पैसे इकट्ठे किए जाएं और उसे मुक्त कराया जाए। पत्र पढ़कर रानी फूट फूट कर रोने लगी कि मैं अब क्या करूं। वह सोचने लगी कि अगर मैं स्वयं जाती हूं तो शत्रु राजा मुझे कैद कर लेगा। मैं किसी सेविका को भेज सकती हूं, लेकिन इतने धन के साथ मैं किसी और पर कैसे विश्वास कर सकती हूं। उसने कई घंटों तक सोचा। फिर एक विचार उसके मन में आया। उसने अपने लंबे सुंदर बाल कटवा डाले और एक लड़के की पोशाक पहन ली। फिर उसने अपनी सारंगी ली और किसी को कुछ बताए बिना वह पति की तलाश में निकल पड़ी। उसने कई देशों की यात्रा की और फिर वहां पहुंच गई जहां से उसे पति ने संदेशा भेजा था। आखिरकार वह उस महल के सामने पहुंची जहां पर शत्रु राजा रहता था। उसने शत्रु राजा के महल का चक्कर लगाया और बाहर खड़े होकर सारंगी बजाने लगी। हर कोई रुककर उसका गीत सुनने लगा। शीघ्र ही शत्रु राजा ने उसकी मधुर आवाज सुनी। वह गा रही थी, मैं आया हूँ एक दूर देश से, इस अनजाने प्रदेश में। एक अकेला मैं घूमता लिए सारंगी अपने हाथ में। मैं सुनाता बातें फूलों की, खिलते हैं जो वर्षा और धूप में। अगर सुन रहे हो गीत मेरा, विराजमान है जो अपने महल में। ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। शत्रु राजा ने यह मर्मस्पर्शी गीत सुना तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गायक को उसके समक्ष उपस्थित किया जाए। राजा के सैनिक सारंगी वादक को लेकर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा ने कहा, सारंगी वादक, तुम्हारा स्वागत है। तुम कहाँ से आए हो? महाराज, मेरा देश यहाँ से बहुत दूर है, कई समुद्र के पार है। कई वर्षों से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। मैं अपने संगीत से अपनी आजीविका कमाता हूँ। राजा ने कहा, तो फिर कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ। जब तुम जाना चाहोगे तब तुम्हारे संगीत के लिए मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। तुम्हारे मन की कामना अवश्य ही पूरी करूंगा। सारंगी वादक महल में ही ठहर गई। वह लगभग सारा दिन राजा को सारंगी बजाकर और गीत गाकर सुनाती। उस नवयुवक के संगीत को सुनकर राजा का मन ना भरता था। वास्तव में वह खाना पीना ही भूल गया और इस मधुर संगीत के आनंद में पूरी तरह से डूब गया। एक दिन राजा ने कहा, तुम्हारा संगीत और गाना सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी कोमल हाथ ने मेरी चिंता और संताप को मिटा दिया है। 3 दिन के बाद सारंगी वादक ने राजा से वापस जाने की अनुमति मांगी।
वचन के अनुसार राजा ने पूछा कि तुम्हें क्या पारितोषिक चाहिए। सारंगी वादक ने कहा, महाराज आप अपना एक कैदी मुझे दे दीजिए, आपके पास बहुत कैदी हैं। अपनी यात्रा के लिए एक साथी पाकर मुझे खुशी होगी। उसकी वाणी सुनकर मुझे आपकी याद आएगी और मैं आपको धन्यवाद करूँगा। राजा ने कहा, फिर चलो मेरे साथ, जिसे भी तुम चुनना चाहते हो चुन लो। और वह सारंगी वादक को अपने साथ लेकर कैद खाने में गया। सारंगी वादक कैदियों के बीच में चलने लगी। उसने एक युवक के कपड़े पहन रखे थे, इसीलिए उसका पति उसे पहचान ना पाया, तब भी नहीं जब वह उसके साथ वहां से चल दिया। और इस तरह से राजा शक्तिसेन एक कैदी के रूप में था जिसे रानी कलावती ने अपने साथ ले लिया। अब राजा शक्तिसेन उस सारंगी वादक के साथ चल पड़ा। उसने मान लिया कि अब ये सारंगी वादक ही उसका मालिक है और वह उसका बंदी है। चलते चलते जब वह अपने देश के निकट पहुंचे तो राजा ने सारंगी वादक से कहा, मैं साधारण कैदी नहीं हूँ, मुझे मुक्त कर दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सा पुरस्कार दूंगा। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। सारंगी वादक ने ये उत्तर दिया, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर मेरे साथ चलो युवक, मेरे महल में अतिथि बनकर रहो। कृतज्ञता जताते हुए उस राजा ने कहा, एक दिन मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। राजा शक्तिसेन अपने राज्य में पहुंच गया और उसने अपनी मंत्री परिषद को बुलाया और फिर बोला, देखो मेरी पत्नी कैसी है। मैं कैद खाने में बंद था, मैंने उसे संदेश भी भेजा, क्या वह मेरी सहायता करने के लिए नहीं आई? उसने कुछ भी नहीं किया। एक मंत्री ने कहा, महाराज जब सूचना मिली कि आप बंदी बन गए हैं तो रानी साहिबा गायब हो गई, वह तो आज तक लौटी ही नहीं। जबकि असलियत ये थी कि रानी छोटे रास्ते से पहले ही महल में पहुंच गई थी। राजा के आने से पहले ही उसने अपनी पोशाक बदल ली। 1 घंटे बाद लोग चिल्लाने लगे कि राजा लौट कर आए हैं, वह उनसे मिलने गई है। राजा ने सबका प्यार से अभिनंदन किया सिवाय रानी के। उसने रानी की ओर देखा भी नहीं। इसी बीच रानी ने सबसे नजरें बचाकर अपने आप को एक लंबे चोगे में छिपा लिया। वह चुपके से आंगन में आ गई और गाना गाने लगी। पहले की तरह ही उसने इन शब्दों से अपना गीत का अंत किया, अगर सुन रहे हैं मेरा गीत, विराजमान है जो अपने महल में, ओह पूरी करो कामना मेरी, आया हूँ जो मैं लिए मन में। जैसे ही राजा शक्तिसेन ने यह गीत सुना, वह बाहर आंगन की ओर भागा और सारंगी वादक को महल के अंदर ले आया। उसने अपनी मंत्री परिषद को बताया, यही है वह युवक जिसने मुझे कैद से रिहा कराया था। फिर सारंगी वादक से उसने कहा, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, मुझे तुम्हारे मन की कामना पूरी करने दो। चोगे में छुपी हुई रानी ने कहा, मुझे विश्वास है कि शत्रु राजा से आप कम उदार नहीं होंगे। उसने मेरे मन की कामना पूरी की और मुझे वह मिला जो मैं पाना चाहता था। मुझे आप मिले और अब आपको खो देने का मेरा इरादा नहीं है। इतना कहकर उसने अपना चोगा उतार कर फेंक दिया। तब राजा को समझ में आया कि रानी जिससे वह सदा प्यार करता था वास्तव में ही उसकी सच्ची अर्धांगिनी थी। इसके बाद रानी कलावती ने वो पूरी कहानी राजा को सुनाई कि किस तरह से उसने राजा को बचाने के लिए किन किन कष्टों को झेला। और फिर राजा और रानी फिर से एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। राजा इंद्रवर्मा अपने राज्य की जनता के बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि वो कभी भी अपनी जनता की फरियाद को अनसुना नहीं करते थे। आसपास के राज्यों में भी ये बात मशहूर थी कि राजा इंद्रवर्मा के दरबार से कोई भी फरियादी खाली हाथ वापस नहीं जाता। राजा साहब के बाल काटने और उनकी हजामत बनाने के लिए जो नाई आता था, राजा उसका बहुत ही सम्मान करते थे, जिसका कारण ये था कि वो नाई 90 साल का एक बुजुर्ग था और वो राजा साहब के पिताजी के समय से महल में आ रहा था। राजा उसे अपना खानदानी नाई मानते थे। जब राजा साहब छोटे थे तो वो नाई उनके पिताजी के भी बाल काटता था। राजा इंद्रवर्मा जी के पिता का देहांत हो चुका था। नाई इस 90 साल की उम्र होने के बावजूद भी बहुत ही सेहतमंद और तंदुरुस्त था।
यहाँ तक कि पूरे राज्य में उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के चर्चे थे। हर कोई राजा साहब के खानदानी नाई की सेहत का राज जानना चाहता था। राजा साहब ने कई बार नाई से उसकी सेहत का राज पूछा, लेकिन नाई हंसी मजाक में बात को टाल देता। एक दिन राजा इंद्रवर्मा ने नाई से कहा कि तुम जरूर ही खूब घी, बादाम, अखरोट खाते होगे, तभी तो इतने सेहतमंद हो। नाई ने जवाब दिया, माई बाप, मैं गरीब नाई, ये सब मेरे नसीब में कहाँ है, और वैसे भी इस उम्र में ये सब चीजें मुझे हजम नहीं होंगी। एक बार फिर से नाई ने अपनी सेहत का राज छुपा लिया, परंतु राजा भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान ही लिया कि जो भी हो, नाई की सेहत का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा कि कैसे वो इस उम्र में भी इतना चुस्त दुरुस्त है। अगले ही दिन राजा ने अपने एक खास दरबारी को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे कुछ आदमियों को इस नाई के पीछे लगा दो, जो 24 घंटे नाई की जासूसी करेंगे और इसकी अच्छी सेहत का राज जानकर हमें बताएंगे। दरबारी ने आदेश का पालन किया और कुछ जासूस बूढ़े नाई के पीछे लगा दिए गए। राजा के जासूस दिन रात 24 घंटे बूढ़े नाई की निगरानी करने लगे। जासूस भेष बदल बदल कर नाई के पीछे पीछे घूमते रहते। अगले दिन जासूस ने देखा कि नाई सुबह सुबह सूरज उगने से भी पहले उठकर अपने घर से निकल पड़ा। वो कहाँ जा रहा था ये जानने के लिए वो जासूस भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के बाकी लोग अभी सो ही रहे थे। बूढ़ा नाई बहुत ही तेज कदमों के साथ चलता जा रहा था और कई मील चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा। नाई इतनी तेजी से चल रहा था कि वो जासूस की नज़र से गायब ही हो गया। जासूस वहीं रुक कर नाई का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो नाई पहाड़ी से नीचे उतरा। उसकी मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल थे जिन्हें उसने पकड़ रखा था और वापस चलते चलते वो उनको खाता हुआ जा रहा था। उन जासूसों को ये समझते देर ना लगी कि हो ना हो ये जो रहस्यमयी फल नाई खा रहा है यही उसकी सेहत का राज है। इन्हीं फलों को खाकर नाई 90 साल की उम्र में भी इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अगले दिन जासूसों ने राज दरबार में जाकर राजा इंद्रवर्मा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने फिर से एक आदेश दिया कि जाओ और उस पहाड़ी पर जाकर उन रहस्यमय फलों का पता लगाओ। परंतु बहुत दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी उस पहाड़ी पर कोई रहस्यमय फल नहीं मिला। आखिर थक हार कर राजा ने नाई को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। राजा इंद्रवर्मा ने नाई से सीधा सवाल पूछा, आप बताएं कि आपकी इतनी अच्छी सेहत का क्या राज है। बूढ़े नाई को पहले से ही सारे मामले की भनक लग चुकी थी। उसने जवाब दिया, हजूर, मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमयी फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का राज है। राजा बोले, ठीक है, चलो हमें भी वहां पर लेकर चलो और दिखाओ वह कौन सा फल है। राजा और नाई के साथ कुछ दरबारी भी उस पहाड़ी की तरफ चल दिए। पहाड़ी पर पहुंचकर नाई उन्हें एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोला, हुजूर, यही वो फल है जिसे रोज मैं खाता हूँ। राजा ने जब पेड़ की तरफ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि ये तो एक साधारण सा बेरी का पेड़ था। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम हमें बेवकूफ समझते हो? ये मामूली सा बेर का फल हर रोज हजारों लोग इसे खाते हैं, पर वो तो तुम्हारी तरह सेहतमंद नहीं है। नाई ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, हजारों लोग जो फल खाते हैं वो बेर का फल होता है, लेकिन जो फल मैं खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं है, वो तो मेरी मेहनत का फल है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह तड़के उठता हूँ और 10 मील पैदल चलता हूँ। इससे मेरे शरीर की अच्छी कसरत हो जाती है और सुबह की साफ सुथरी हवा किसी दवाई से कम नहीं होती। बस यही मेरी सेहत का राज है। राजा इंद्रवर्मा नाई की बात समझ चुके थे। उनके मन में नाई के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। उन्हें समझ में आ गया कि अच्छी सेहत के लिए सुबह सुबह की लंबी सैर बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद राजा ने भी अपनी अच्छी सेहत के लिए रोज़ सुबह लंबी सैर करना शुरू कर दिया।